सोचिए, एक ही देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हैं और मीलों तक फैले हरे भरे मैदान भी, और तो और करोड़ों साल पुरानी चट्टानों वाले पठार भी। है ना कमाल की बात? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। तो चलिए हमारे साथ निकलिए भारत के इन शानदार नज़ारों की एक जबरदस्त यात्रा पर। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा एक बहुत बड़ा देश है, ये तो हम सब जानते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा विविध बनाता है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो एक ही देश में इतने अलग अलग रूप भर देती हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो इसके साइज की बात करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा है भारत। ये इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। और अगर पूरी दुनिया की जमीन को देखें तो उसका लगभग 2.4% हिस्सा सिर्फ भारत के पास है। और सिर्फ एरिया ही नहीं, इसकी लंबाई चौड़ाई भी गजब की है। अगर उत्तर में बर्फीले इंद्राकोल से सफर शुरू किया जाए और सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी के तट तक जाया जाए तो 3,214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और वैसे ही पूरब से पश्चिम तक की दूरी भी कुछ कम नहीं है, करीब 2,933 किलोमीटर। सच कहूं तो ये एक देश कम और एक छोटा मोटा महाद्वीप ज्यादा लगता है। तब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की जमीन को समझें कैसे? अच्छा, इसका एक आसान तरीका है। हम इसे 6 बड़े ज्योग्राफिकल हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। ये 6 हिस्से ही मिलकर भारत को वो बनाते हैं जो वो है, और हमारी आज की यात्रा इन्हीं 6 इलाकों से गुजरेगी। तो ये रहा हमारा पूरा प्लान। सबसे पहले उत्तर के विशाल पहाड़, फिर वहां से नीचे उतरकर उपजाऊ मैदानों में, उसके बाद पुराने पठारों को देखेंगे, फिर रेगिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, फिर सुंदर तटीय मैदान और आखिर में हम द्वीपों की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप उत्तर की महान दीवार, हिमालय। और देखिए, ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज है। पता है क्यों? क्योंकि आज भी इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। कमाल है ना? अच्छा, एक बात और, जब हम हिमालय कहते हैं तो हमारा मतलब किसी एक पहाड़ से नहीं होता। ये असल में एक दूसरे के समानांतर चलती कई पर्वत श्रृंखलाओं का एक पूरा सिस्टम है। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर आती है हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली हिमाद्री, उसके बाद हरी भरी हिमाचल रेंज, और फिर सबसे नीचे शिवालिक की पहाड़ियां। और अगर हम पूरब की तरफ जाएं तो वहां हमें पूर्वांचल की पहाड़ियां मिलती हैं। अब कश्मीर की खूबसूरत वादियों में चलते हैं, जहां एक छिपा हुआ खजाना मिलता है। इसे कहते हैं करेवा। ये हैं क्या? असल में ये लाखों साल पहले की झीलों के सूखने से बनी उपजाऊ मिट्टी है, और इसी मिट्टी में दुनिया का सबसे महंगा मसाला ज़ाफ़रान या केसर उगता है। साथ ही लजीज अखरोट और बादाम भी यहीं की देन है। देखिए, हिमालय को सिर्फ ऊंचाई के हिसाब से ही नहीं, बल्कि एक और दिलचस्प तरीके से भी बांटा जा सकता है, और वो है नदियों के आधार पर। पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई नदियां इस पूरी पर्वत श्रृंखला को अलग अलग हिस्सों में काटती हैं, और हर हिस्से का अपना एक अलग ही अंदाज है। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिस्सा है, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलुज और काली नदी के बीच आता है खूबसूरत कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच पड़ता है नेपाल हिमालय, जहां दुनिया की छत यानी माउंट एवरेस्ट मौजूद है। और सबसे आखिर में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच हमें मिलता है हरा भरा असम हिमालय। चलिए अब पहाड़ों की ठंडी हवाओं से नीचे उतरते हैं और भारत के दिल में चलते हैं, यानी इसके विशाल उत्तरी मैदानों में। ये वो इलाका है जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों ने अपनी लाई हुई मिट्टी से बनाया है। इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये समझना मुश्किल नहीं। अब ये मैदान एक जैसे नहीं है। जैसे जैसे हम पहाड़ों से दूर मैदानों में उतरते हैं, हमें 4 अलग अलग तरह की जमीन मिलती है, बिल्कुल एक के बाद एक। इनके नाम हैं भाबर, तराई, बांगर और खादर। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो सबसे पहले है भाबर। ये पहाड़ों के ठीक नीचे का पथरीला इलाका है, जहां नदियां पत्थरों के नीचे गायब सी हो जाती हैं। फिर आता है तराई, एक दलदली और नम इलाका, जहां वो गायब हुई नदियां फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। इसके बाद आता है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का इलाका है, ये उतना उपजाऊ नहीं होता। और आखिर में नदियों के ठीक पास वाला इलाका है खादर। ये नई मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ आती है और जमीन को बेहद उपजाऊ बना देती है।
इन्हीं मैदानों से जुड़ा एक और शब्द है जो जरूर सुना होगा, दोआब। इसका मतलब बहुत आसान है। दो यानी दो और आब यानी पानी या नदी। तो दोआब हुआ दो नदियों के बीच की जमीन, और जाहिर है ये जमीन तो बेहद उपजाऊ होगी ही। गंगा यमुना दोआब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, अब मैदानों से निकलकर चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम जा रहे हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ये एक बहुत बड़ा तिकोना जमीनी टुकड़ा है जो कभी प्राचीन गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। ये कह सकते हैं कि ये भारत की बुनियाद है, इसकी सबसे पुरानी चट्टानें। और ये पठार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यहीं पर दक्कन की काली मिट्टी मिलेगी, छोटा नागपुर का पठार है जो खनिजों से भरा पड़ा है, और यहीं पर है अरावली रेंज जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। ये पहाड़ तो मानो समय के गवाह बनकर खड़े हैं। अब इस पठार के दोनों किनारों पर मानो दो संतरी खड़े हों, एक तरफ पश्चिमी घाट और दूसरी तरफ पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एक लंबी, बिना टूटी हुई दीवार जैसा है जो काफी ऊंचा है और मॉनसून की हवाओं को रोक लेता है। दूसरी तरफ पूर्वी घाट उतना ऊंचा नहीं है और बीच बीच में टूटा हुआ है क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों ने इसे काट दिया है। और ये जो फर्क है ना दोनों में, यही भारत के मौसम और नदियों के बहाव पर बहुत बड़ा असर डालता है। यहाँ ये फर्क और भी साफ नजर आता है। देखिए, पश्चिमी घाट कैसे एक लगातार चलने वाली दीवार जैसा दिख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट है जिसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने जगह जगह से काटकर अलग अलग कर दिया है। तो हमारी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। अब हम चलेंगे भारत के किनारों की तरफ, जहां हमें तपता हुआ रेगिस्तान भी मिलेगा, लंबी लंबी सुनहरी कोस्टलाइंस भी, और नीले समुंदर में बिखरे हुए खूबसूरत द्वीप भी। सबसे पहले बात करते हैं थार रेगिस्तान की। ये भारत के उत्तर पश्चिम में फैला है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखते हैं जो हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ सांभर जैसी खारे पानी की झीलें भी हैं, और हाँ, ये पाकिस्तान के साथ एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है। अब आते हैं तटीय मैदानों पर। भारत के दोनों तटों की कहानी भी काफी अलग है। जो पश्चिमी तट है वो थोड़ा संकरा है और वहां नदियां एस्चुरी बनाती हैं। वहीं जो पूर्वी तट है वो ज्यादा चौड़ा और समतल है, जहां बड़ी बड़ी नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और अब आखिर में भारत के दो बेशकीमती खजाने, इसके आइलैंड ग्रुप्स। एक तरफ हैं अंडमान और निकोबार द्वीप, जो असल में समुद्र के नीचे डूबी एक पहाड़ी श्रृंखला की चोटियां हैं, और दूसरी तरफ है लक्षद्वीप, जो कोरल यानी मूंगों से बने द्वीप हैं। सोचिए, एक बना है ज्वालामुखी से और दूसरा बना है छोटे छोटे समुद्री जीवों से। कितना बड़ा अंतर है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? यही कि भारत का भूगोल सिर्फ अलग अलग पहाड़ों, मैदानों या पठारों का एक कलेक्शन भर नहीं है। असल में ये सारे हिस्से एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और ये सब मिलकर ही भारत के मौसम, यहाँ की संस्कृति और इसके पूरे इतिहास को आकार देते हैं। और यहीं पे मैं एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। सोचिए, दुनिया के सबसे ऊंची चोटियों से लेकर विशाल उपजाऊ मैदानों और प्राचीन पठारों तक ये जो जबरदस्त भौगोलिक विविधता है, ये आज भी भारत के मौसम के मिजाज को और यहाँ की संस्कृति के ताने बाने को किस तरह प्रभावित करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत को और गहराई से समझने का मौका देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।